देश के कई हिस्सों में पानी की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 30 शहरों में पानी की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां लगभग 16 करोड़ लोग अशुद्ध पानी पीने को मजबूर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 9 राज्यों में भूजल की हालत खराब है और नाइट्रेट, फ्लोराइड जैसे तत्व मानक से ज्यादा पाए गए हैं। सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च कर जांच और सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में महिला सम्मान को लेकर नया विवाद सामने आया है, जहां शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत की टिप्पणी से जुड़े मामले में शाइना एनसी ने कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी पर महिलाओं का सम्मान न करने का आरोप लगाया है। शाइना एनसी ने कहा कि इस बयान से पार्टी की सोच साफ झलकती है और उन्हें उम्मीद है कि मामले में न्याय मिलेगा। मजगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई 21 फरवरी तय की है। वहीं ये मामला राज्य की राजनीति में महिला सम्मान को लेकर बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देहरादून दौरे के दौरान 2026 का बजट विजन साझा करते हुए बताया कि ये बजट देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले देश की जीडीपी दोगुनी हो चुकी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड के लिए इस बजट में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो 2009-14 के दौर की तुलना में बड़ा इजाफा है। मंत्री ने बताया कि बजट की प्राथमिकता आर्थिक विकास, महंगाई पर नियंत्रण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण है, जिससे राज्य और देश दोनों को लंबे समय में फायदा मिलेगा। मुंबई में इस साल हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए मेडिकल जांच और जरूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब की हेल्थ गाइडलाइंस के तहत मुंबई और आसपास के इलाकों से जाने वाले करीब 4,000 हज यात्रियों की स्क्रीनिंग बीएमसी के कूपर हॉस्पिटल और बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटल में की जाएगी। सभी यात्रियों के लिए मेनिंगोकोकल वैक्सीन अनिवार्य की गई है, जबकि कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रमाण भी जरूरी होगा। प्रशासन ने साफ किया है कि स्वास्थ्य मानकों पर खरे न उतरने वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे में सभी से जांच और निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग 24 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में एक अहम बैठक करने जा रहा है, जिसमें 25 साल बाद पहली बार सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयुक्त एक साथ शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कॉमन वोटर रोल पर मंथन होगा, ताकि लोकसभा, विधानसभा के साथ नगर निकाय और पंचायत चुनाव एक ही मतदाता सूची से कराए जा सके। इसके अलावा ईवीएम शेयरिंग, ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म और चुनावी प्रक्रियाओं को और प्रभावी बनाने पर चर्चा होगी, जिससे भविष्य में निकाय और पंचायत चुनावों को भी ईवीएम से कराने का रास्ता साफ हो सकता है। धनबाद के आईआईटी आईएसएम ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां संस्थान के छात्रों ने कोयला खनन के दौरान निकलने वाली कोल बेड मीथेन गैस से पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन फ्यूल तैयार किया है। ये फ्यूल सीधे सीएनजी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बिना किसी तकनीकी बदलाव के और बेहतर माइलेज के साथ। इस तकनीक से एक तरफ प्रदूषण फैलाने वाली गैस का उपयोग होगा, वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन फ्यूल की लागत लगभग शून्य हो जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया में बनने वाले कार्बन नैनो ट्यूब की बाजार कीमत काफी अधिक है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये इनोवेशन भविष्य में सीएनजी का सस्ता और स्वच्छ विकल्प बन सकता है और ग्रीन एनर्जी मिशन को नई रफ्तार देगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शिया समुदाय से जुड़े एक धार्मिक स्थल से जुड़े गंभीर मामले के बाद जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले में लोगों का आक्रोश सामने आया है। हंजीवेरा इलाके में स्थानीय लोगों ने श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया और कहा कि पड़ोसी देश अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के बजाय लगातार विवादित गतिविधियों में उलझा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि उनका विरोध आम जनता के खिलाफ नहीं, बल्कि वहां के प्रशासन और व्यवस्था को लेकर है। इस पूरे मामले में संबंधित एजेंसियों की ओर से जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को भी सतर्क किया गया है। पटना में नीट की तैयारी कर हुई एक छात्रा से जुड़ी दुखद घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सिस्टम की गंभीर खामियों को उजागर किया है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस प्रकरण में आवाज उठाने वाले सांसद पप्पू यादव के खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीतिक दबाव का संकेत देती है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग दोहराई है। राज्य सरकार ने स्थिति को देखते हुए मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी है, जिससे आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। अमेरिका के साथ अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे भारत के हितों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस समझौते में भारत को रूस से तेल आयात को लेकर कड़ी शर्तें माननी पड़ी हैं, जबकि अमेरिका को ज्यादा फायदा हुआ है। पार्टी का आरोप है कि इस डील से किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई सेक्टर पर असर पड़ सकता है और देश का ट्रेड सरप्लस खत्म होने का खतरा है। कांग्रेस ने इसे कूटनीतिक सफलता की बजाय दबाव में लिया।
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से वन्यजीव संरक्षण को लेकर बेहद सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां नामीबियाई मादा चीता आशा ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही भारत में जन्मे चीतों के शावकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है और कुल चीतों की आबादी 35 तक पहुंच गई है। केंद्रीय वन मंत्री और मुख्यमंत्री ने इसे चीता प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता बताते हुए खुशी जताई है। विशेषज्ञों की टीम लगातार मां और शावकों की निगरानी कर रही है, जिससे साफ है कि भारत में चीता संरक्षण अभियान अब मजबूती से आगे बढ़ रहा है और कूनो चीतों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। देश की बढ़ती वायु प्रदूषण समस्या के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में भारत का पहला कार्बन गार्डन तैयार किया गया है, जो शहरों के भीतर स्वच्छ हवा का समाधान पेश करता है। वरिष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर दीना बंधु साहू की इस पहल में 45 से अधिक पौधों की प्रजातियां शामिल हैं, जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करने में सक्षम है। करीब 2000 वर्ग फुट में फैला ये गार्डन एक जीवंत इकोसिस्टम की तरह काम करता है, जिससे हवा, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता बेहतर होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये मॉडल कॉलोनियों, स्कूलों और दफ्तरों में अपनाया जाए तो शहरी प्रदूषण से निपटने में बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक कर जम्मू कश्मीर में चल रही विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर विकास को तेज करने पर जोर दिया गया। इस दौरान उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और शीर्ष प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। गृहमंत्री ने विकास के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और एक सुरक्षित और विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पहले भाषण के लिए मनोनीत सांसद सदानंदन मास्टर को पत्र लिखकर उनके विचारों और प्रस्तुति की खुले दिल से तारीफ की है। पीएम ने कहा कि सदानंदन के भाषण में उनकी देशभक्ति, भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व और नैतिक मजबूती साफ झलकती है। वहीं उनका शांत और आत्मविश्वास से भरा अंदाज भी प्रभावशाली रहा। पत्र में पीएम ने सदानंदन की जीवन यात्रा और सेवा भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि केरल का विकास उनके दिल के बेहद करीब है और हालिया बजट और योजनाओं से राज्य को बड़ा लाभ मिलेगा। इस संदेश को सदानंदन मास्टर ने प्रेरणादायक बताते हुए आभार जताया। मतदाता सूची में नाम से जुड़े पुराने विवाद को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। ये मामला 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने से जुड़ा है, जिस पर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पहले ही इस प्रकरण में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और अब सेशंस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी तय की है। फिलहाल ये मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और आगे के फैसले पर सबकी नजर बनी हुई है। पद्मश्री से सम्मानित लेखिका और फोटोग्राफर पेपिता सेठ को 80 वर्ष की उम्र में भारतीय नागरिकता मिल गई है, जिसे उन्होंने अपने जीवन का गर्वपूर्ण क्षण बताया। त्रिशूर कलेक्ट्रेट में आयोजित समारोह में उन्हें नागरिकता के दस्तावेज सौंपे गए, जिसके साथ उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता छोड़कर भारत को अपना स्थायी देश चुना। केरल की कला, संस्कृति और परंपराओं को दशकों तक दुनिया के सामने लाने वाली पेपिता ने कहा कि अब उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लंदन में जन्मी पेपिता का जुड़ाव भारत से 27 साल की उम्र में शुरू हुआ और 4 दशकों तक ज्यादा समय तक केरल में रहकर उन्होंने इस भूमि को अपना घर बना लिया, जिससे ये कहानी अपनापन और सांस्कृतिक जुड़ाव की मिसाल बन गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने रामबन बनिहाल हाईवे पर सेना के वाहन से जुड़ी एक गंभीर घटना में प्रभावित 3 सैन्य कर्मियों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये मामला लापरवाही से वाहन चलाने से जुड़ा था और इसे प्राकृतिक कारण बताने की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने पुराने मुआवजे की गणना में खामियां मानते हुए निर्भरता के नुकसान, भविष्य की संभावनाओं और अन्य मदों को जोड़कर राशि बढ़ाई है और निर्देश दिया है कि बढ़ी हुई रकम तय समय में परिवारों को दी जाए। आज देश भर में ओला, उबर, रैपिडो और पोर्टर जैसे ऐप आधारित प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में कैब और डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ड्राइवरों का कहना है कि बढ़ते कमीशन, ईंधन की ऊंची कीमतों और तय गाइडलाइंस के सही तरीके से लागू न होने के कारण उनकी कमाई लगातार घट रही है, जबकि काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। यूनियनों ने सरकार से न्यूनतम आधार किराया तय करने, किराया सिस्टम की निगरानी और गिग वर्कर्स की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं यात्रियों को आज सफर से पहले वैकल्पिक इंतजाम करने की सलाह दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज से संभाग स्तरीय बस्तर पंडूम 2026 की शुरुआत हो रही है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित इस जनजातीय महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में बस्तर की आदिवासी संस्कृति, लोक कला, पारंपरिक नृत्य और वेशभूषा की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें 7 जिलों से आए सैकड़ों कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। ये महोत्सव बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा सहयोग और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। पीएम मोदी भारतीय समुदाय और बिजनेस प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे, खासतौर पर ऐसे देश में जहां 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये दौरा भारत मलेशिया के व्यापक रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। मेघालय के सुतंगा इलाके में अवैध कोयला खनन से जुड़े एक गंभीर मामले में अब तक 25 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है, जबकि राहत और तलाश से जुड़ी गतिविधियां जारी हैं। पुलिस के मुताबिक इस प्रकरण में अवैध खनन से जुड़े होने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ये इलाका लंबे समय से गैर कानूनी खनन गतिविधियों के लिए चर्चा में रहा है और अब जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है, जहां 9 फरवरी से उच्च हिमालयी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फ गिर सकती है, जबकि मैदानी जिलों में सुबह और रात के समय कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। मौसम में इस बदलाव से जहां ठंड बढ़ेगी, वहीं रबी फसलों और फलों को फायदा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील का औपचारिक फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है, जिसमें दोनों देशों ने आपसी और संतुलित व्यापार को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। इस समझौते के तहत भारत कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम या समाप्त करेगा, जबकि अमेरिका भारतीय टेक्सटाइल, चमड़ा, केमिकल और कारीगर उत्पादों पर तय दर से शुल्क लगाएगा। फ्रेमवर्क में दवाइयों, विमान पुर्जों, टेक्नोलॉजी और एनर्जी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और नॉन टैरिफ बाधाओं को कम करने पर भी सहमति बनी है। सरकार का कहना है कि ये प्रारूप भविष्य में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेगा और दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती प्रदान करेगा। महाराष्ट्र में आज 12 जिला परिषदों और उनके अंतर्गत 125 पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें जिला परिषद की 731 और पंचायत समितियों की 1462 सीटों के लिए कुल 7438 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलने वाले मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार वोटों की गणना 9 फरवरी को होगी, जबकि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।